हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम शिक्षा निदेशालय की ओर से दिया गया अभ्यास प्रश्न पत्र जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे। विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान, कक्षा रहेगी 8th। अवधि यानी समय है आपका 2.5 घंटे और अधिकतम अंक रहेंगे 60। तो ये जो प्रैक्टिस पेपर है इसमें कंप्लीट सिलेबस आपका दिया गया है। जो पेपर पैटर्न आपका जो कंप्लीट जिस तरह आपका फाइनल पेपर होने वाला है उसी तरह का कंप्लीट ये प्रैक्टिस पेपर दिया गया है। क्लियर? और जो भी कंप्लीट सिलेबस है वो आपका फाइनल पेपर में आएगा, उसी के आधार पर ये प्रैक्टिस पेपर दिया गया है। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले हम हिंदी मीडियम में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इंग्लिश मीडियम में इसका सॉल्यूशन करेंगे। खंड कर दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न संख्या फर्स्ट में हम इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक विशेषता है? तो इसमें कौन सी एक विशेषता है? तो संघवाद जो है वो भारतीय संविधान की एक विशेषता रहेगी। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन थर्ड है, भारत में 200 रुपये का नोट जारी होना चाहिए अथवा नहीं, इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किस सरकार के पास है? तो ये अधिकार किस सरकार के पास है? केंद्र सरकार के पास है। नेक्स्ट, अनुज को एक विशेष राज्य का होने के कारण दूसरे राज्यों में कार्य करने से रोका जाता है। बताइए अनुज किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? तो उसके कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? तो उसके जो है यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, इसका हनन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से क्या न्यायपालिका का कार्य है? तो न्यायपालिका का क्या कार्य है? विवादों का निपटारा करना, न्यायिक समीक्षा करना, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। तो इसमें तीनों ही न्यायपालिका के कार्य हैं, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, सभी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का निषेध करता है? तो वो है अनुच्छेद 17। माझा प्रवास बुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विष्णु भट्टगोडसे जो है वो माझा प्रवास पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट देखिए, प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का प्रमुख कारण क्या था? तो मीर जाफर की टुकड़ियों का युद्ध में भाग नहीं लेना वो सिराजुद्दौला की प्रमुख हार का कारण था। ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनका संबंध एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से है? विलियम जॉन्स, नेथेनियल हॉलहेड, हेनरी थॉमस कॉलब्रुक एंड विलियम एडम। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो जो तीन हैं, जॉन्स, हॉलहेड और कॉलब्रुक, तीनों का ही सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना से इनका तीनों का ही संबंध है। तो इसमें आपका आंसर केवल फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सी आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें मेन जो थे जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की वो विलियम जॉन्स थे। और अगर आपको आंसर में केवल विलियम जॉन्स आंसर दिखता है तो उसमें केवल आपका विलियम जॉन्स आंसर ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष में किया था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, बहादुर शाह जफर ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष किस जेल में व्यतीत किए? तो किसमें किए थे? रंगून जेल में। बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे स्थापित की गई? तो हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अप्रवास किसे कहते हैं? तो जब कोई व्यक्ति नए देश में जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अप्रवास कहते हैं। किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? तो पटसन जो है उसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। तो कथन को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो अभी कथन दिया गया है, जल जो है वो एक नवीकरणीय संसाधन है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जल वो क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है और पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। तो ये भी ठीक है, लेकिन ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अभिकथन कारण दोनों सही है, परंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट देखिए, खंड ख में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें आ जाएगा आपका सेकंड, चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया गया है गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन आपको करना है। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ से आंसर करेंगे, चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं? तो चावल को उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता, वर्षा की आवश्यकता होती है। यह सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी में उगता है। नेक्स्ट है, गेहूं की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियाँ कौन सी हो जाएंगी? गेहूं की वृद्धि के समय में मध्यम तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है और कटाई के समय तेज धूप चाहिए। यह अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी में जो है सबसे अच्छा उगता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने में विलय की नीति का महत्व आपको बताना है।
तो विलय की नीति क्या थी? विलय की नीति थी कि जो है इस नीति के तहत ब्रिटिश उन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला सकते थे जहां शासक का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, जिससे उनका नियंत्रण जो है वो बढ़ता ही चला गया। उन्होंने उन सभी जगहों पर, उन सभी रियासतों पर आक्रमण करके उनको अपने कब्जे में करने की कोशिश की। इस नीति के तहत जिनके जो है पुरुष उत्तराधिकारी नहीं थे, उनको गोद लेने का अधिकार भी ब्रिटिश शासकों ने नहीं दिया था। नेक्स्ट देखिए, कृषि आधारित उद्योगों को कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो कोई भी 2 उद्योग जो कृषि पर आधारित हैं वो आप लिख सकते हो, जैसे चीनी उद्योग है, ठीक है। आंसर लिख देंगे, जैसे कि वस्त्र उद्योग है या चीनी उद्योग है। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, नीचे एक काल्पनिक संसद के आंकड़े तालिका के माध्यम से दर्शाए गए हैं, उनका अध्ययन करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दल का नाम और सांसदों के नाम की संख्या दी गई है। तो विकास संघ जो है उसके 50 सांसद है, व्यापार पार्टी 40, संग्राम पार्टी 20 और कुल जो है कितने हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे। तो इसमें बताना है बहुमत के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता होती है। तो हमेशा आधे से ज़्यादा बहुमत के लिए, चाहे एक ही ज़्यादा हो, तो मिनिमम यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 110 हैं, तो 56 यहाँ पर कम से कम सांसद होने चाहिए ही चाहिए। सरकार बनाने की एक संभावना को व्यक्त करना है, तो सरकार यहाँ पे देखिए कितने चाहिए, मिनिमम 56 चाहिए, 56 चाहिए। 50 तो विकास संघ के पास है सबसे ज़्यादा, उसके अलावा वो व्यापार पार्टी के साथ भी मिलीजुली सरकार बना सकते हैं, यहाँ से 6 लेके, ठीक है। संग्राम पार्टी के साथ भी बना सकते हैं। तो कोई भी एक संभावना आपको यहाँ पर व्यक्त करनी है। तो इसका आंसर लिख देंगे कि बहुमत के लिए 56 सांसदों की आवश्यकता है। सरकार बनाने की एक संभावना बताइए। तो विकास संघ जो है बहुमत प्राप्त करने के लिए व्यापार पार्टी के साथ गठबंधन या मिलीजुली सरकार बना सकता है। अगला प्रश्न है, बहुमत अथवा में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है क्या प्रमुख मांगे रखी थी। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा रखी गई मुख्य मांगे थी कि मुख्य मांगों में भारत की सरकार में अधिक, भारतीयों की जो है वो सरकार में अधिक भागीदारी होनी चाहिए, सैन्य खर्च में कमी होनी चाहिए और विधायी सुधारों की शुरुआत उसमें शामिल की गई थी। अगला खंड है ग, लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जिसमें 3-3 अंक के प्रश्न रहेंगे। तो पहला जो प्रश्न है नंबर 6 का ए, शिक्षा को लेकर महात्मा गांधी के विचारों की व्याख्या कीजिए अथवा रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा के संदर्भ में विचारों का वर्णन कीजिए। तो महात्मा गांधी के शिक्षा पर क्या विचार थे। तो महात्मा गांधी ने नई तालीम या बुनियादी शिक्षा का समर्थन किया था, जिसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण, आत्मनिर्भरता और चरित्र विकास पर जोर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद इसमें आप और भी एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा के विचारों का वर्णन आपको करना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर वो प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक प्राकृतिक और समग्र दृष्टिकोण की वकालत की, जिसमें रचनात्मक, स्वतंत्र अभिव्यक्ति और प्रकृति के माध्यम से सीखने पर जोर था, रटने की बजाय। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा के बारे में विचार थे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 7 है, राज्यसभा की विशेषताओं का उल्लेख करना है अथवा में दिया गया है लोकसभा की विशेषताओं का उल्लेख करना है। दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। तो यहाँ से करेंगे, राज्यसभा की विशेषताएं बतानी है। तो राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक स्थायी निकाय है जिसमें सदस्य 6 साल के क्रमिक कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। यह सदन विधायी मामलों में केवल परामर्श भूमिका निभाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अथवा में लोकसभा की विशेषताएं बतानी है आपको। तो लोकसभा संसद का निचला सदन है। सदस्य नागरिकों द्वारा सीधे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। तीसरा है, यह मुख्य विधायी निकाय है जो बजट और वित्तीय विधेयकों पर अधिकार रखता है। तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान जो है एक दीर्घ व्यवसाय की तरह काम करता है, न कि एक खेतीहर किसान की तरह। कथन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 5 नंबर का। तो अमेरिका में किसान, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान अक्सर व्यवसाय के रूप में देखे जाते हैं जो बड़े पैमाने पर मशीनीकृत कृषि करते हैं। यानी वो जो है एक लार्ज लेवल की कृषि करते हैं, मशीनों के द्वारा कृषि होती है जिसमें लाभ, उत्पादकता और बाजार उन्मुख कृषि पर जोर होता है। वे फसल उपज और वस्तु की कीमतों और प्रौद्योगिकी में निवेश पर ध्यान केंद्रित करते हुए विचारशील व्यावसायिक निर्णय लेते हैं। इसलिए कहा गया है कि अमेरिका में किसान खेती और मजदूरी टाइप का किसान नहीं है, वो एक व्यवसायी है। अगला प्रश्न है, सहमति का विचार लोकतंत्र की प्रस्थान बिंदु है। कथन के आलोक में उन प्रावधानों का वर्णन कीजिए जो भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। तो आंसर रहेगा भारत में लोकतंत्र और सहमति। सहमति का अर्थ है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही
लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इसके पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि सहमति का विचार लोकतंत्र का क्या है, प्रस्थान बिंदु है। अगला प्रश्न है, कानून निर्माण की प्रक्रिया में संसद की भूमिका का वर्णन करना है। तो विधि निर्माण में संसद की भूमिका क्या रहेगी? भारतीय संसद विधि निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। विधायकों का प्रस्ताव, चर्चा, संशोधन और मतदान किया जाता है। एक विधेयक को कानून बनाने के लिए लोकसभा, राज्यसभा दोनों द्वारा पारित होना आवश्यक होता है, जो विधायी प्रक्रिया में गहन जांच और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट देखिए, खंड अड़ह केस आधारित प्रश्न रहेंगे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। उनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया है। तो देखिए क्या क्या धन लूटा गया। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीजें ले गया, और जिनमें से कुछ ने तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण का प्रभाव देखने को मिल रहा है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्होंने कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कानों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी की तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया फैशन चलाते थे अब नंगे घूमने लगे, और जिनके पास जमीन जायदाद थी, कमी ना थी, वो अब बेघर हो गए। अब जो नया शहर शाहजहानाबाद था अब मलबे का क्या बन गया, ढेर बन गया। किसने किया ये? नादिर शाह ने, जब उन्होंने आक्रमण किया तब शहर के पुराने मोहल्ले पर हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। अब प्रश्न दिए गए हैं, शाहजहानाबाद को मलबे के ढेर में किसने बदल दिया? तो किसने बदला? नादिर शाह ने। जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी न थी वे अब बेघर हो गए। इस कथन का आशय आपको बताना है और नादिर शाह के आक्रमण के किन्हीं 2 प्रभावों को लिखना है। तो आंसर रहेगा नादिर शाह ने शाहजहानाबाद को मलबे के ढेर में बना दिया। 10.2 है, जिनके पास भूमि की कोई कमी न थी वे बेघर हो गए। इसका अर्थ है कि जो लोग पहले बहुत अधिक भूमि संपत्ति के मालिक थे वे आक्रमण के बाद कंगाल और बिना आश्रय के रह गए। नादिर शाह के आक्रमण के 2 प्रभाव हैं। तो मुगल खजाने से संपत्ति की भारी लूट हुई, ठीक है, जिसमें बहुमूल्य रत्न और मयूर सिंहासन शामिल थे। दिल्ली का विनाश और तबाही, जिसमें शहर क्या बन गए, खंडर बन गए, और इसके नागरिक वो बिल्कुल ही गरीब हो गए। ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या रहा है, गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पृथ्वी की चारों ओर फैली वायु की परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। ये वायुमंडल का आपका लाभ हो जाएगा। और इसमें कई प्रकार की गैसें, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं, ठीक है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप और जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ थल, जल और वायु मिलकर क्या करते हैं, जीवन को संभव बनाते हैं। बहुत ही आसान। वायुमंडल किन पदार्थों से बना है, ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हो इसमें कई प्रकार की गैसें, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। बाकी इसके आंसर भी हम देखेंगे अभी। जैवमंडल का अर्थ भी आप यहाँ से लिख सकते हो, यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जल थल मिलकर वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। और तीसरा, वायुमंडल हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। ये इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का। बाकी आप यहाँ से भी लिख सकते हो, वायुमंडल गैसों और धूल और जलवाष्प से बना है। और जीवमंडल क्या है? जीवमंडल पृथ्वी का वह संकरा क्षेत्र है जहाँ भूमि, जल और वायु आपस में मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं, जिसमें पौधे और पशु शामिल हैं। तीसरा, वायुमंडल हमारे लिए कैसे लाभकारी है? वायुमंडल हमारे लिए लाभकारी है क्योंकि ये सूर्य की हानिकारक किरणों और अत्यधिक गर्मी से हमारी रक्षा करता है और मौसम और जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के हर राज्य में क्या होती है? एक विधानसभा होती है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता जो है वो क्या करती है? एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी क्या बन जाता है? विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, ऐसे। इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वो मुख्यमंत्री और मंत्री कैसे बन जाते हैं?
जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको क्या कहा जाता है? उनको विरोधी पक्ष जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि निर्वाचन क्षेत्र जो है उसे क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कि एक निर्वाचन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा क्षेत्र या क्षेत्र है जहां से लोग विधानसभा के लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जहां से एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको जो है एक ऐसा क्षेत्र है, ये काट देंगे। तो एक निर्वाचन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां से लोग विधानसभा के लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड है राज्य की विधानसभा के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुने हुए लोगों को क्या कहा जाता है? आंसर रहेगा राज्य के विधानसभा के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए लोगों को विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार की गठन में सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष का क्या अर्थ है? तो बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको क्या कहा जाता है? विरोधी पक्ष कहा जाता है। तो यहाँ से भी आप इसका आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग क्या है? भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत की भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है, यानी सभी जगह जो है रहा नहीं जा सकता। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण ही विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों की तीव्र ढाल, जल एकांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र और सघन क्षेत्र जो है वो विरल और निर्जन है। निर्जन यानी जहाँ पर कोई नहीं रहता है, दूर दूर तक आदमी देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए यह स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। नदी घाटियां यानी जहाँ पर पानी उपलब्ध है, अच्छी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी है, तो वहीं पर ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। 13.1 क्वेश्चन रहेगा, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, क्यों? तो इसका आंसर आप लिख देंगे, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि यह मानव जीवन का समर्थन करती है और कृषि निर्माण और अन्य आवश्यक गतिविधियों के लिए क्या प्रदान करती है? स्थान प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय एवं सघन वन वाले क्षेत्रों की अपेक्षा मैदानी इलाकों और नदी घाटियों में जनसंख्या जो है वो अधिक क्यों पाई जाती है? तो आंसर लिख देंगे, मैदान और नदी घाटियों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है क्योंकि ये क्षेत्र कृषि और बस्तियों के लिए उपजाऊ भूमि और अधिक अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं, जो रेगिस्तान और घने जंगलों की तुलना में क्या होते हैं? बेहतर होते हैं। बाकी यहाँ से भी आंसर आप लिख सकते हो, मैदानों, ये देखिए दिया गया है ना, मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त जो है भूमि उपलब्ध है, इसलिए यह स्थान विश्व के घने जो है सघन बसे क्षेत्र हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व में जनसंख्या का वितरण जो है वो असमान क्यों है? तो इसका आंसर भी आप यहीं से लिख सकते हो कि भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। तो ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, खंडचय मानचित्र आधारित प्रश्न दिया गया है। तो भारत के मानचित्र पर जो है आपको ये 5 स्थान अंकित करने हैं, दिल्ली, झांसी, लखनऊ, बरेली, बनारस और अलीगढ़। ठीक है, उसके बाद ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए दिया गया है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। क्लियर? तो आइए, इसका जो मैप दिया गया है यहाँ पे आपको ये स्थान भरने हैं। तो यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये वाला स्थान जो है ये क्या रहेगा? ये दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद ये जो है यहाँ ये बरेली है, ये अलीगढ़ हो जाएगा। यहाँ पे लखनऊ, ये वाराणसी और ये क्या रहेगा? झांसी रहेगा। तो यहाँ से आप इनकी एग्जैक्ट लोकेशन आप यहाँ से अपने मैप में फिल कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप कंप्लीट पेपर आपको समझ आ गया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। एनालाइज द रोल ऑफ द चाइल्ड इन द पोम द लास्ट बार्गेन। तो जो चाइल्ड का रोल है वो आपको एनालाइज करना है। हाउ डज हिज ऑफर डिफर फ्रॉम द रेस्ट? उसका ऑफर रेस्ट से कैसे अलग है? एंड व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? In the last bargain, the child offer play without any expectation of wealth, power or beauty, unlike others. तो वो उसका जो ऑफर है वो उसमें किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, किसी वेल्थ की, पावर की, ब्यूटी की, जो दूसरों में दिखाई देती है। Others who sought to barter for their own gains. His offer of pure joy and freedom represent innocence and unselfishness, happiness, suggesting that true satisfaction comes from simple, genuine and connections rather than material or superficial exchanges. तो इसमें यही दिखाया गया है
कि जो रियल हैप्पीनेस है वो केवल और केवल जो सेटिस्फेक्शन है, जो एक आप कह सकते हो फ्रीडम है, उसी से मिलती है, ना कि किसी तरह के किसी बार्टर करने में कि हाँ इस चीज़ के बदले आप कुछ सेल्फिश दिखाते हैं, हम स्वार्थ दिखाते हैं, उससे आती है। और यही चीज़ बच्चे में दिखाई गई है। तो ये थे क्वेश्चंस। आई होप आपको कंप्लीट जो पेपर है वो समझ आ गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।